Hi everyone, I welcome you all to Sleepy Classes. ये वीडियो किन बच्चों के लिए रेलिवेंट होने वाला है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम विच इज स्केड्यूल्ड ऑन May 2021. आज की क्लास में हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग को ही कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड यू इन डिटेल. ऑलराइट, सो आज की वीडियो में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कल मिस हुआ था हमारा. सबसे पहले है कि आपको बताना है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होते हैं. हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था टू और मोर. आपको यहाँ से क्लियर हुआ था कि 2 इसके हैं मिनिमम मेंबर्स. ऑलराइट, अब मोर कितने हैं? मोर मतलब मैक्सिमम इसकी लिमिट कहाँ तक जा सकती है? सो लेट मी टेल यू, द मिनिमम मेंबर्स आर 2 एंड मैक्सिमम मेंबर्स आर 50. अब ये 50 किसने डिफाइन किया है? एज पर कंपनी रूल्स. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और एडिशनल नॉलेज देना चाहती हूँ. अगर ये कंपनी रूल्स के हिसाब से है 50, अगर कंपनीज एक्ट 2013 को देखें तो वो मैक्सिमम लिमिट हमें कितनी बताती है? 100 मेंबर्स की. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप, तो आप मिनिमम तो 2 ही लिखेंगे और मैक्सिमम कितना लिखेंगे? आप मैक्सिमम 50 लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे. ठीक है, 2 से लेके 50 लोग तक पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं. ऑलराइट, एज पर व्हाट? एज पर कंपनी रूल्स. मूविंग ऑन, नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप. अब वो गुडविल का क्या फंक्शन होता है पार्टनरशिप में, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो सबको जानने से पहले ना हमें गुडविल समझना ज़रूरी है. बिकॉज अगर हम डायरेक्टली वहाँ जंप करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा. हमें सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम उसको रट्टा मार लेंगे. लेकिन हमने रट्टा नहीं मारना, हमने पूरी की पूरी चीज़ों को अच्छे से समझना है. और जो एक्स्ट्रा नॉलेज की मैं बात कर रही थी वो यही है, गुडविल का कॉन्सेप्ट. अच्छा, गुडविल क्या होती है? किसी इंसान या किसी कंपनी की रेपुटेशन. ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, कोई भी एक रेस्टोरेंट को सोचिए जिसका खाना सबसे अच्छा है. आप बार बार उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ की सर्विसेज, फूड अच्छा है, मतलब उसकी अच्छी रेपुटेशन है. और रेपुटेशन क्या होती है? गुडविल. ठीक है, आइए इसका मतलब समझते हैं. गुडविल इज दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, कनेक्शन एंड अदर एडवांटेजेस. ये अदर एडवांटेजेस क्या हैं? ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. पोजेस्ड बाय अ बिजनेस which enables it to earn greater profits than the returns normally to be expected. ये कैसे? उसको नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा प्रॉफिट्स क्यों मिलेंगे? बिकॉज आप इस रेस्टोरेंट में बार बार जाना पसंद करेंगे. ठीक है, on the capital represented by net tangible assets employed in the business. ठीक है, आपके इतने एसेट्स हैं बिजनेस में. आपकी मशीन एसेट्स में क्या क्या आता है? मशीनरी वगैरह, लैंड, ठीक है, ये सब, फर्नीचर वगैरह. तो फॉर एग्जांपल मशीनरी से हम 1 लाख की गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करके हमारे पास जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से ऊपर एडिशनल कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? गुडविल पे. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? गुडविल पे. उम्मीद करती हूँ आपको इसका मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं. आपसे पूछा जाए ना तो गुडविल कितने तरह की होती है? इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ऑलराइट, फर्स्ट वन इज परचेज्ड गुडविल एंड द सेकेंड वन इज नॉन परचेज्ड. अब नॉन परचेज्ड के नाम क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है, जो आपने किसी से खरीदी नहीं है, खुद से जनरेट करी है, आपके खुद के जितने एफर्ट्स हैं ना उससे जनरेट करी है. तो एक एक करके समझते हैं. Purchased goodwill is that goodwill
which is acquired by a firm. Acquire मतलब आप किसी से खरीदते हैं, खरीद कैसे? For a consideration. ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपने ये गुडविल है, आपने किसी से परचेज किया, उसके बदले आप उसको क्या देंगे? या तो आप उसको कैश देंगे या आपको उसको कैश के बदले कोई एसेट ही दे देंगे। तो ये इनको क्या बोलते हैं? इट इज ईदर इन कैश और इन काइंड। और ये क्या होती है? ये होती है मेरी कंसिडरेशन। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फीचर्स। फर्स्ट वन इज इट अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस, ये हमने पढ़ा। सेकेंड वन इज इट इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रकार की गुडविल को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। हमने बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स पढ़े थे ना जिसमें गुडविल था, लेकिन वो गुडविल कौन सी थी? वो हमेशा परचेज गुडविल होगी। कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए, इट इज शोन इन एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट, सो दिस इज अ स्टार पॉइंट। अगली बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड की गुडविल की, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉन परचेज्ड गुडविल। इट इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इट इज अर्नड। आप खुद की कमाई है आपकी बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, अब एफर्ट्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू गुडविल आती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला है, हाँ फीचर्स है, फर्स्ट वन इज इट इज जनरेटेड इंटरनली। ठीक है, आपके बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ये जनरेट होती है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर का रोल नहीं है, आप खुद से जनरेट करते हैं। एंड इट इज जनरेटेड ओवर द ईयर्स, सिर्फ एक दिन में जनरेट नहीं होती, आपके सालों की मेहनत लगी होती है इसके पीछे। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखें, यहाँ पे स्टार पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये आपको ना याद करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब्स दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड एज एन एसेट। हमने पढ़ा ना बैलेंस शीट में एक होती है एसेट साइड, एक होती है लायबिलिटी साइड। एसेट साइड का एक विद इन एक कॉम्पोनेंट है बाय द नेम ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल। कभी नॉन परचेज गुडविल को आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ परचेज गुडविल को आप लिखेंगे। आई होप द थिंग इज क्लियर। मूविंग अहेड, ऑलराइट, नाउ व्हेन डू वी नीड टू वैल्यू गुडविल? हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना, पार्टनरशिप करते दौरान ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं जहां हमें अपनी गुडविल को वैल्यू करने की आवश्यकता पड़ती है? तो एक एक करके समझते हैं। When there is change in the profit sharing ratio. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब अभी A, B, C पार्टनर हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1 मतलब इक्वल। लेकिन अब उन्होंने चेंज करके कर दी 3:2:1। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी चेंज हुई है ना, इस चेंज के दौरान दे नीड टू वैल्यू गुडविल। और ये आप मुझे बताएं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब चेंज हो सकती है? या तो ऐसे, या A B शेयर कर रहे थे 1:1 में, लेकिन अब C एक नया पार्टनर आया, C की एंट्री हो गई, तो अब C को भी शेयर करना पड़ेगा, तो अब इनकी रेशियो होगी 2:2:1। यहाँ पर भी चेंज हो गई। या तीसरा केस ऐसा हो सकता है A B C पार्टनर्स काम कर रहे थे, रेशियो थी इनकी 1:1:1। अब C या तो रिटायर हो गया या उसकी डेथ होगी अनफॉर्चुनेटली, अब इन दोनों का शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगी इनकी रेशियो फॉर एग्जांपल 3:2, कुछ भी हो सकती है। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एडमिशन, ठीक है, जब एडमिशन हुई थी C की, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, ये वाला केस, उस केसेस में आपको गुडविल वैल्यू करनी होती है। दूसरा आता है व्हेन 2 फर्म्स आर अमैलगमेटेड। एक फर्म है बाय द नेम ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक है, दूसरी फर्म है बाय द नेम ऑफ XYZ लिमिटेड।
इन दोनों ने, ये दोनों अलग अलग फर्म्स हैं, ठीक है, इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलके अब काम करेंगे, हम दो एक हो जाते हैं, ठीक है, हम अमेलगमेट हो जाते हैं। अब इनका नाम फॉर एग्जाम्पल हो गया या तो AYZ लिमिटेड या कुछ भी, ठीक है। When two firms are amalgamated मतलब जुड़ती हैं, then they need to value goodwill. And the third one is when the firm is sold to another person or firm और अ कंपनी। आपका एक अच्छी सी पार्टनरशिप फर्म थी बाय द नेम ऑफ स्लीपी क्लासेस, आपने सोचा कि इसको हम बेच देते हैं या तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है, या तो एक दूसरी ही पार्टनरशिप फर्म को या किसी कंपनी को। जब आप सोचते हैं सेल करने का तब भी यू नीड टू वैल्यू गुडविल, ठीक है। आगे चलें। नाउ अब मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसे कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू आपके बिजनेस में जनरेट हो सकती है, आइए उस पे नज़र मारते हैं। अगर आप चाहते हैं आगे फ्यूचर में बिजनेस करना या कोई भी प्लान है तो ये फैक्टर्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। पहला आता है द प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर्स। इज इट ऑफ गुड क्वालिटी? इज इट हैविंग गुड क्वांटिटी? क्या उसका प्राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं है? इज इट वैल्यूएबल? ये सारे फीचर्स, ठीक है। उसके बाद आपका बिजनेस कौन सी लोकेशन में लोकेटेड है, या तो क्या वो आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है जहाँ कोई नहीं आता, या वो विद इन अ सिटी लोकेटेड है जहाँ पे बहुत रश रहता है। तो लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जहाँ ज़्यादा रश रहेगा उतनी ज़्यादा गुडविल होगी। अगला पॉइंट आता है एक्सपेंशन का, मतलब क्या आप अपने फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर बिजनेस। इफ दीज आर योर प्लान्स तो आपकी गुडविल भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आप अभी उसके विपरीत, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को बेच दूंगा, अगले साल ही खत्म कर दूंगा, तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। आपके बिजनेस में ना कई लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, उनका नाम होता है इन्वेस्टर्स। आप एज अ बिजनेस उनको क्या रिटर्न दे रहे हैं बदले में उनकी इन्वेस्टमेंट के? जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतनी ज़्यादा गुडविल होगी, ठीक है। अब बात आती है टाइम की। आपके बिजनेस को खड़े हुए कितना टाइम हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम टाटा का। अब टाटा एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ब्रांड है जो इतने सालों से चलता आ रहा है, तो उस वजह से लोगों पे इस पे ज़्यादा भरोसा है, मतलब इसकी रेपुटेशन उतनी ही ज़्यादा है। अगर हम टाटा को किसी एक कल बने ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली एक न्यू ब्रांड की गुडविल उतनी कम होगी और टाटा की उतनी बड़ी होगी, बट ऑब्वियसली देयर विल बी सम एक्सेप्शंस। अगली बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की। क्या आपका बिजनेस अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखता है? ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करता है, वेस्ट जनरेट करता है, पॉल्यूशन जनरेट करता है। अगर ऐसा बिजनेस होगा ना, क्योंकि आज की ऑडियंस इतनी अवेयर हो चुकी है, और अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो इन सारी चीज़ों में डील करता है, वो उस पर कम ट्रस्ट करके करेंगी, एज अ रिजल्ट उसकी गुडविल कम होगी। लेकिन अगर आप ख्याल रखते हैं अपनी इन्वायरमेंट का तो उतनी गुडविल बढ़ेगी। अगली बात आती है प्रॉफिट्स की। आपका बिजनेस कितने प्रॉफिट्स कमा रहा है? क्योंकि जितने प्रॉफिट्स होंगे उतनी ही अच्छी आप सर्विसेज दे पाएंगे, एज अ रिजल्ट उतनी अच्छी आपकी क्या हो जाएगी? गुडविल। अगली बात आती है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? टू टेक डिसीजंस। कितने अच्छे ढंग से और कितने ही स्पष्ट डिसीजंस लेते हैं, कितने अच्छे डिसीजंस लेते हैं, इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? अल्टीमेटली आपके फर्म की प्रॉफिट्स पे, एज अ रिजल्ट गुडविल पे। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा गुडविल। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। अगर कोई वर्किंग है आप में से तो आप रिलेट कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है या किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप काम कर रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसा ट्रीट करता है? अगर वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है ना, तो हमेशा गुडविल उसकी बहुत ऊपर रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ की नहीं सुनती,
बिल्कुल नहीं सुनते, उसकी गुडविल कम होगी। ठीक है, आगे चलें। अब गुडविल के बारे में हमने काफी बातें पढ़ी, लेकिन गुडविल ये बताओ मैम, हम इनको निकालें कैसे? हम कैसे पता लगाएं कि ए बिजनेस की गुडविल की वैल्यू है 2 करोड़ और बी बिजनेस की वैल्यू है गुडविल की सिर्फ 2 लाख? ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे निकालते हैं ये अमाउंट्स? ये अमाउंट्स विद द हेल्प ऑफ फ्यू मेथड्स। अब वो मेथड हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम गुडविल पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आर्बिट्रेरी मेथड। ठीक है, आर्बिट्रेरी मेथड में क्या होता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप समझेंगे। या तो एक सेलर जो एक बिजनेस बेच रहा है या एक परचेजर गुडविल की वैल्यू को ना एक एस्टिमेट लगाता है कि हाँ इस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू हो सकती है फॉर एग्जाम्पल 50 लाख। तो ये एक एस्टिमेट लगाते हैं एक एस्टिमेट लगाते हैं, एक्यूरेट नहीं होता, तभी इसका नाम है आर्बिट्रेरी मेथड। अगर ये दोनों नहीं लगा पाते ना तो ये अपॉइंट कर लेते हैं एक थर्ड पार्टी को कि चलिए हमारे बस की बात नहीं है, आप अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग बताइए इस बिजनेस की गुडविल कितनी होनी चाहिए। तो वो जो बताते हैं वो मान के उस चीज में अपनी कंसिडरेशन कर लेते हैं। ठीक है, बेचना है या खरीदना है उस अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगली बात आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड्स की। ठीक है, अगला आता है सुपर प्रॉफिट्स मेथड, फिर आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, फिर आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब इन चारों को अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, चलो चलते हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। अच्छा, आपको एवरेज तो करनी आती है ना? फॉर एग्जाम्पल आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आप इनका टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय व्हाट, बाय 3, तो आपकी 1 साल की क्या आ जाएगी, एवरेज। ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगी, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, आपके लिए यहाँ कौन कौन सी न्यू टर्म्स हैं? एक तो एडजस्टेड क्या होता है और ये ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है। तो सबसे पहले ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब समझते हैं। ईयर्स ऑफ परचेज मतलब कितने साल तक उस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब है, आपने फॉर एग्जाम्पल आज कोई चीज खरीदी, उसका कितने सालों तक बेनिफिट आपको मिलता जाएगा, ये कौन डिटरमिन करता है? ये इसको क्या बोला जाता है, ईयर्स ऑफ परचेज। और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं? हमें एवरेज प्रॉफिट्स तो पता है, लेकिन ये एडजस्टेड क्या होते हैं, आइए वो समझते हैं। जब आप टोटल प्रॉफिट्स में से ना आपने टोटल प्रॉफिट्स निकाल लिए, आप माइनस करेंगे क्या, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, और प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, और फिर डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आपको एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स दे देगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। एबनॉर्मल गेन मतलब ऐसा गेन, गेन मतलब इनकम, लॉस मतलब सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, कोई ऐसी इनकम जो नॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मल है, मतलब जो रेगुलर इनकम नहीं है आपकी। ठीक है, आपकी सालों में एक बारी होती है ऐसी कोई इनकम। ठीक है, जो आपने ऐड किया होता है लेकिन वो ट्रू नहीं है, उसको ऐड आपको नहीं करना होता। एज अ रिजल्ट आप उसको माइनस करेंगे, सिर्फ किसको, एबनॉर्मल इनकम्स को या एबनॉर्मल गेन्स को। और कोई ऐसे लॉस होते हैं, जैसे आपका एक सोफा था, बिजनेस में एक सोफा था जो आप 15 साल से यूज कर रहे थे, उसको बेचा आपने और आपको बेचने पे 500 का लॉस हो गया। ठीक है, आपने 15 साल के बाद उस बेचारे सोफे को बेचा जिसमें आपको 500 का लॉस हो गया और आपने इस लॉस को माइनस किया हुआ था, लेकिन ये एबनॉर्मल लॉस है, ये हम माइनस नहीं करते क्योंकि हमने माइनस किया था। अब इसको ऐड बैक कर दो। ठीक है, और जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से तो हमारा एवरेज आ जाएगा। अगली बात आती है हमारी वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स। या तो ना वो आपको गुडविल
एक तरीके से निकालने को बोल देगा कि आप ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकालिए, या आप वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकालिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, वेटेड में क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये हम आगे समझते हैं, ठीक है। आपको मैं एक सैंपल आंसर दिखाती हूँ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में क्या होगा, आप सारे सालों के प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। इस प्रॉफिट्स में आप क्या क्या ऐड करेंगे मुझे बताइए। टोटल प्रॉफिट्स में आप ऐड क्या करते थे, एबनॉर्मल लॉस, और माइनस क्या करते थे, एबनॉर्मल गेन। तो आपको क्या आता था, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। और जब इस एडजस्टेड प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देते थे, देखो डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ ईयर से, तो आपका क्या आता था, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के बाद जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब हमने पढ़ा था, तो ये क्या देता है आपको, गुडविल। बहुत इजी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स थे इतने, तो एज अ रिजल्ट एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, आपका ये आंसर आया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप गुडविल को कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, तो आपने तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स लिख दिए, हर वर्ष के आपने प्रॉफिट्स कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख लिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है। अब आपने हर साल के प्रॉफिट को एक वेट असाइन कर दिया, जैसे पहले साल को 1, अगले साल को 2, तीसरे साल को 3 एंड फोर्थ ईयर को 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपकी क्या क्या फिगर्स आ रही हैं, पहले साल ये इतना आ रहा है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। अब इनको टोटल ऐड कर दो, ठीक है। अब जब आपने इस टोटल को ऐड किया, ये है आपका क्या है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट। क्या है ये आपका टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, टोटल ऑफ वेट। व्हाट इज द टोटल ऑफ वेट, दिस 10। when you will divide the total product by total weight, it will give you average profits। और average profits को करेंगे multiply by number of years of purchase, क्या आ जाएगा, goodwill। एक और बात बताऊं, आप मुझे बताइए, हमने सेम क्वेश्चन को दो तरह से कैलकुलेट किया, ठीक है। या तो था सिंपल एवरेज और दूसरा था वेटेड एवरेज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों मेथड्स में क्या गुडविल की वैल्यू सेम आ रही है, आंसर इज नो, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन में कभी इन फ्यूचर कभी आपसे बोला जाए कि आप कैलकुलेट करो, और अगर आपका आंसर नहीं मैच किया, तो आपने डरना नहीं है, आंसर वेरी करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने पढ़े एवरेज प्रॉफिट्स। अब बात आती है हमें हमारी सुपर प्रॉफिट्स की, ठीक है। गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पे आपके लिए कौन सी न्यू टर्म है, सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स का क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या हमने एवरेज प्रॉफिट्स अभी पढ़े, हाँ हमने पढ़े। उन एवरेज प्रॉफिट्स में से ना जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट्स। अब आपके लिए कौन सी न्यू टर्म है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपके बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, और इनटू करेंगे ना रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न है फॉर एग्जाम्पल 10%, तो 10 लाख इंटू 10 बाय 100 विल गिव यू हाउ मच, 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या है आपका, क्या है ये 1 लाख आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हो सकता है कई बच्चों के लिए जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, उनको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं निकालना था, बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता हम आज सीखेंगे, और जिन्होंने पहले सीख रखा है वो रिवाइज करेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए आपके दो अप्रोचेस यूज होते हैं।
पहला है लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरा है एसेट साइड अप्रोच. When you will add shareholders funds with long term liabilities. शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर व्हाट? लायबिलिटी साइड अप्रोच. दूसरी तरफ एसेट साइड अप्रोच में सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म एसेट्स को ऐड करेंगे किसमें? वर्किंग कैपिटल में. तो आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कईयों को वर्किंग कैपिटल भी नहीं पता होगा क्या होती है. वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ये सारी छोटी छोटी टर्म्स ना हमने प्रीवियस क्लासेस में करी हुई है. ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना और आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी. जिन्होंने देखी होगी उनको अच्छे से आता होगा. ठीक है, आगे बढ़े. एक क्वेश्चन करते हैं. आपके है पास एवरेज प्रॉफिट्स कितने? 4 लाख रुपए. ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 14 लाख. ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाउ मच? 10%. एंड गुडविल इज टेकन एज 2 years ऑफ परचेज ऑन एवरेज सुपर प्रॉफिट्स. मतलब आपको यहाँ दे रखा है, आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा मेथड लगाना है? जो यहाँ दे रखा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एवरेज सुपर प्रॉफिट्स. तो आइए, सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स क्या हमें दे रखे हैं? हाँ, हमें दे रखे हैं 4 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. आइए नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट्स का क्या मेथड था? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 14 लाख. रेट कितना है? 10%. कितनी आ गई? 1,40,000. ठीक है, अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी? 4 लाख माइनस 1,40,000 कितना आ गया? 2,60,000. ठीक है, आपको आया समझ? अब ये 2,60,000 हमारी गुडविल नहीं है, क्या है? हमारे सुपर प्रॉफिट्स. अब इन सुपर प्रॉफिट्स को जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हर मेथड में आपको मल्टीप्लाई करना है ईयर्स ऑफ परचेज से. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हर मेथड में नहीं, मेजरली 2 मेथड्स में. कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट्स. इनटू ईयर्स ऑफ परचेज आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल. ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं क्वेश्चन में? ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 2 years. So when you will multiply 2,60,000 into 2, it will give you the amount and that amount is your goodwill. आया मेथड? इजी है ना? आगे चले. अब आपका मेन पोर्शन हो गया है, अब छोटा सा छुटपुट सा बाकी है. Now you have to calculate goodwill on the basis of which method? This is the third method. मतलब basically it is the fourth method, but arbitrary is not very important. That's why I said third method. But it's fine. It's the fourth method. Capitalization of super profits method. हमने super profits पढ़े ना? अभी पढ़े ना? अच्छा जल्दी से बताओ, super profits का क्या फॉर्मूला है? जल्दी बताओ. super profits is equals to average profits minus what? normal profits. अच्छा बताओ normal profits का क्या फॉर्मूला है? जल्दी. capital employed into rate of return. ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पता है ना कौन सी अप्रोचेज, या तो लायबिलिटी या एसेट साइड. तो गुडविल कैसे निकलती थी इसमें? सुपर प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज. अब आपके पास सुपर प्रॉफिट्स तो निकल गए, आपको आ गए निकालने. अब इस सुपर प्रॉफिट्स को जब आप डिवाइड करते हैं ना रेट से, तो आपका क्या आ जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल. क्वेश्चन करें. Super profits is equals to 20,000. Normal rate of return is 10%. You need to find goodwill as per this method. ठीक है, as per this method. तो क्या है? Super profits divided by rate into 100. Super profits कितने हैं बच्चों? 20,000. Rate कितना है? 10 into 100. कितनी आ गई हमारे पास goodwill? Amount to 2 lakh. ठीक है, बहुत इजी है ना मेथड, बिकॉज हमने मेन पोर्शन सुपर प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट्स का तो कर ही लिया. अब अगला भी बहुत इजी है.
लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दिस इज द लास्ट मेथड एंड द फिफ्थ मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। एवरेज प्रॉफिट्स हमने पढ़े थे ना। अब गुडविल कैसे निकलती है? कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें पता है क्या होती है, हमें पता है कैसे निकलती है। हमारे लिए कौन सी न्यू टर्म है? कैपिटलाइज प्रॉफिट्स। अब सिंस ये मेथड किसका है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो आप ध्यान रखना कैपिटलाइज प्रॉफिट्स में ना एवरेज प्रॉफिट्स का रोल होगा। तो कैसे निकलता है कैपिटलाइज प्रॉफिट्स का? इसका क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। ठीक है, और पिछले मेथड में क्या था? सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100, या आपको एज इट इज गुडविल दे देता था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया मेथड। ये आपको जब आप इसको एवरेज प्रॉफिट्स करेंगे तो ये आपको देगा कैपिटलाइज प्रॉफिट्स, और जब माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड तब आएगी गुडविल। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 80,000। यू नीड टू फाइंड गुडविल एज पर दिस मेथड। चलो करते हैं। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड गिव्स अस व्हाट? गुडविल। कैपिटलाइज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 10,000। रेट कितना है? 10 इनटू 100 करेंगे, कितना आ गया? 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 80,000। तो माइनस करके दोनों में कितनी आ गई हमारे पास गुडविल? 20,000 रुपीज। ये है हमारी क्या? गुडविल। इज इट क्लियर? ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने 4 मेथड्स पढ़े। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। आर्बिट्रेरी मेथड जिसमें एस्टिमेट होता है, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड जिसमें एवरेज निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट्स में निकालना आ गया, और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। ये 5 मेथड्स हैं किस चीज के? गुडविल निकालने के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्यों पढ़ा गुडविल? बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप? ठीक है, आपको पता है आपने केसेस डिस्कस किए ना, ऐसे कौन कौन से केसेस है जब हमने गुडविल को वैल्यू करना है पार्टनरशिप में? जब वो बेचते हैं, अमेलगमेट होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, वहां कैलकुलेट करना है। अब उस कैलकुलेशन के बाद उसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी तो होगा ना। अब वो कैसे शो करना है? कौन बताता है? 2 मेथड्स। पहला है प्रीमियम मेथड और दूसरा है हमारे पास रिवैल्यूएशन मेथड। पढ़े इन्हें? चलो, फर्स्ट वन इज आर प्रीमियम मेथड। ये मेथड क्या बताता है? when the new partner brings his share of goodwill in cash, this is the highlight। ठीक है, आपकी एक फर्म है ए जिसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं? ए एंड बी। आपने एडमिट किया सी को एंड सी इज द न्यू पार्टनर। सी क्या क्या लेके आता है बताइए? एक तो कैपिटल लेके आएगा अपने हिस्से की, और क्या लेके आता है? गुडविल। जब वो गुडविल किस में लेके आता है? कैश में। तो कौन सा मेथड फॉलो होता है? प्रीमियम मेथड। आई स्टोरी समझ में? हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम is shared by the old partners in their sacrificing ratio। आपको इसके पीछे की स्टोरी समझाऊं मैं अच्छी सी, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ए एंड बी पहले प्रॉफिट्स ना शेयर कर रहे थे 3, मतलब प्रॉफिट्स थे मेरे टोटल कितने थे? 60,000। ए को मिलता था 30,000। बी भी बहुत खुश था, उसको भी 30,000 मिलता था। लेकिन अब ना सी भी आ गया। अब प्रॉफिट्स तो इतने ही रहे, अब उसको सी में भी बांटना है। तो ए को कितना करना पड़ेगा? अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो ए के पास, बेचारे के पास 20,000 ही रह जाएंगे, इसके पास भी 20,000 रह जाएंगे, और इसके पास भी अपने हिस्से के 20,000 आएंगे। क्या आपने एक बात नोट करी? ए के पहले प्रॉफिट्स थे 3,000, ये ओल्ड प्रॉफिट्स है, अब ये न्यू प्रॉफिट्स है। अब न्यू है 20,000,
उस बेचारे को 10,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, इतना बड़ा दिल उसका, और बी को भी सेम 10,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये जो सेक्रीफाइस करते हैं ना जिस रेशो में, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 1:1, दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया। अब इन्होंने कोई चीज दी, उसके बदले वो क्या लेंगे, गुडविल, क्योंकि न्यू पार्टनर का हिज मतलब न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, वो अपने हिस्से की जितनी गुडविल लेके आ रहा है ना, अब वो शेयर हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी किस में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो उन्होंने जिस रेशो में कुर्बानी दी थी उस रेशो में उनको नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल मिल जाएगी। तो ये है स्टोरी। आई बात समझ में? एग्जाम्पल करें। अमित इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, उसका अमित है, टोटल शेयर बिजनेस का 1 रहेगा और उसका शेयर है 1/5, वेयर ही, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, वेयर ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल फॉर 10,000 and 5,000 रिस्पेक्टिवली इन कैश। ठीक है, अब ये दोनों चीजें कैश में लेके आते हैं, मैंने आपको बोला ना, अपनी कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा। और ए एंड बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, 3:2। इसकी ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मतलब ये एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज जो हमने पास करनी है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास कैश। ठीक है, तो हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि क्या आ रहा है, कैश। और वो पुराना जो न्यू पार्टनर है वो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल और गुडविल, किस में, कैश में। तो क्या आ रहा है, कैश, इस वजह से हुआ डेबिट। तो कैपिटल कितने की है, 2 अमिट्स कैपिटल कितने की है, वो देखो कितने की है, कितने की ला रहा है, 10,000 की। गुडविल कितने की ला रहा है, 5,000 की। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट जो आ रहा है किसके द्वारा आ रहा है, टू अमिट्स कैपिटल विच इज 10,000 एंड टू गुडविल विच इज 5,000। तो इसका टोटल क्या हुआ, 15,000। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या थी, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो गुडविल का जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। ठीक है, 5,000 से, और वो अब किसको मिलेगा, टू ए को, एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, लेकिन किस रेशो में मिलेगा ये आपको बताना है, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, 3:2। तो गुडविल टोटल कितनी लाया था वो अपने हिस्से की, 5,000, किस किस को मिली है, ए को मिली है और बी को मिली है, किस रेशो में मिली है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्या क्लियर हुआ ये मेथड? चलिए, अगर क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड कौन सा है, रीवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एंट्री है। क्या बोलता है ये मेथड, अब इसका की पॉइंट क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब जरूरी नहीं है ना कि हर पर्सन के पास उतना कैश अवेलेबल हो कि वो अपने हिस्से की कैपिटल भी लाए और गुडविल लाए। कभी कभी उसके पास कैश नहीं होता, तो उस केस में भी तो हमने एंट्री पास करनी होती है ना। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं कि कैश नहीं आया तो एंट्री पास नहीं करेंगे, एंट्री हमेशा पास करेंगे। अब वो एंट्री क्या होती है वो हम आगे समझेंगे, पहले एक और बात देखते हैं। न्यू पार्टनर्स शेयर इन टोटल गुडविल, मतलब टोटल गुडविल कहाँ लिखी होती है, हमेशा हमारी बैलेंस शीट में। जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो डेबिट होगा एंड द ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट्स आर क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले हमारे पास हमने कौन सी एंट्री पास करी थी, कैश की, जब कैश आ रहा था, वो कैश लेके आ रहा था। लेकिन अब वो कैश नहीं लेके आ रहा, अब उसको खुद को देना है। जब उसको खुद को देना है तो उसका नाम यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें। A and B share profits and losses equally. Now Simran is admitted as new partner for 1/5 share where she brings her share of capital of rupees 20,000. ठीक है, और goodwill of the firm is 5,000. A and B has sacrificing ratio as 3:2. अब आप पता है
जल्दबाजी पे कुछ लोग क्या करेंगे, इस 5000 को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे, लेकिन नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा है, गुडविल ऑफ फर्म, मतलब टोटल गुडविल दे रखी है, और टोटल गुडविल में से उसका शेयर कितना है, 1/5, तो 5000 इंटू 1/5 करेंगे तो ये किसका शेयर आ जाएगा, सिमरन का शेयर, किसमें, गुडविल में, कितना आ गया, 1000। ठीक है, अब उसको कितनी देनी है, 1000। सिमरन्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, किसको अल्टीमेटली मिलेगी, ए को, बी को, कौन सी रेशो में मिलेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, 1000 और 600 400, क्योंकि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, 3:2। ठीक है, ये दोनों मेथड्स हो गए क्लियर। पहला था प्रीमियम, जिसमें वो कैश में लेके आता है और 2 तरह की एंट्रीज पास होती हैं, एक तो ये और ये। दूसरा था रिवैल्यूएशन मेथड, जिसमें सिर्फ एक प्रकार की एंट्री पास होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा पार्टनरशिप में एडमिशन का सारा हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब बात करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब जैसे ही एक बिजनेस है, देखो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ऑलराइट, यहाँ पे काम करते हैं ए एंड बी, यहाँ पे काम करते हैं ए एंड बी। अब नहीं, ए बी एंड सी, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है, अगर 4 लेने हैं तो 4 भी ले सकते हैं, जितने मर्जी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 50 एज पर व्हाट, कंपनी रूल्स। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। अब पहले हमने पढ़ा कि वो जैसे न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, लेकिन अब हम पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर को रिटायर होना पड़ता है उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो कभी भी रिटायर हो सकता है, ये उसका राइट है, या तो वो रिटायर होना चाहता है, या हो सकता है उसकी डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अब पहले सिनेरियो लेते हैं, टोटल प्रॉफिट्स थे 60,000, ए शेयर कर रहा था 20,000, बी शेयर कर रहा था 20,000, सी शेयर कर रहा था 20,000। ठीक है, टोटल थे इतने और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:1:1। अब क्या हुआ, अब सी या तो रिटायर हो गया या उसकी डेथ होगी। अब प्रॉफिट्स तो 60,000 रहे, लेकिन अब आपको नहीं लगता ए का और बी का शेयर बढ़ जाएगा? अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने सोचा कि हम इक्वली रखेंगे, तो अब ए के पास कितने प्रॉफिट्स आएंगे, 30,000, और बी के पास भी 30,000, क्योंकि अब ये पार्टनर रहा ही नहीं। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे। अब आपको लग रहा है ना, यहाँ पे पहले 20,000 थे ओल्ड, न्यू कितने हो गए, बढ़ गए 30,000, तो क्या वो गेन नहीं कर रहा, क्या वो गेन नहीं कर रहा? सो दिस इज गेनिंग। एक और बात बताऊं, जब एडमिशन होती है ना, तो जनरली ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस, और जब रिटायरमेंट या डेथ होती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके पास क्या आता है, गेन। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। When a partner retires or dies, the existing partnership deed comes to an end and a new deed is formed. ठीक है, जो पुरानी डीड चल रही थी पार्टनरशिप की, वो अब खत्म होती है और न्यू डीड बनती है, which means that existing partners continue to do the business with changed terms and conditions. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहले इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:1:1, लेकिन अगर सी रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, उन्होंने सोचा कि ए ने सोचा मैंने तो ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, तूने कम लगाई थी बी, तो मैं ना ज़्यादा प्रॉफिट्स लूंगा, अब तो मेरे 3:2। ये होता है चेंज, एंड दे कंटिन्यू द बिजनेस विद चेंज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको यहाँ बताया ना, जब रिटायरमेंट या डेथ होती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, गेन। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना। अब गेनिंग रेशो क्या होती है ना, व्हाट इज गेनिंग रेशो? इट इज द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन फ्रॉम द शेयर ऑफ रिटायर्ड और डिसीज्ड पार्टनर। इट इज कॉल्ड एज गेनिंग रेशो।
तो इस केस में आप मुझे बताओ, ए ने कितना गेन किया? न्यू थी उसकी 30, ओल्ड थी 20। ए ने कितना गेन किया? 10,000। बी ने कितना गेन किया? 10,000। तो आपने यही फॉर्मूला लगाया क्या कि न्यू माइनस ओल्ड? क्या आपने यही फॉर्मूला लगाया? देखो गेनिंग रेशो का भी यही फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, हमने बातों बातों में गेनिंग रेशो का फॉर्मूला भी समझ लिया। अब एक एग्जांपल देखें, एक्स, वाई एंड जी share profits and losses in the ratio of 3:2:1. Now what happens? Z retires and the new profit sharing ratio becomes 1:1. अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड। अब गेनिंग रेशो किन की कैलकुलेट करेंगे हम? ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्टनर्स की। ठीक है, एक्स की और वाई की, जेड की नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। ठीक है, अब इसकी न्यू रेशो कितनी है? 1/2 एंड 1/2। देखिए यहां से माइनस ओल्ड, ओल्ड कितनी है? 3/6 है ना। देखिए 3:2:1 था ना, तो ओल्ड रेशो उसकी क्या थी? 3:6। ऐसे ही सिमिलरली वाई की कितनी है? 2:6। इसकी ओल्ड कितनी थी? 2:6। चलिए ये हो गया 1/2। यहाँ पे गेन कितना हो रहा है? एक्स को 0। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कोई पार्टनर रिटायर हुए तो बाकी एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स को गेन हो। ठीक है, हमने बातों बातों में एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक नई बात सीख ली। जरूरी नहीं है कि सारे रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन हो, कईयों को गेन नहीं भी होता, उनको क्या मिलता है? एक गोल गोल अंडा। ऑलराइट, नाउ अब y का देखते हैं, क्या y ने भी गेन किया कि उसने गेन नहीं किया? तो 2 × 2 2 3 6 1/2 माइनस 1/3। क्या हमें लगता है गेन होगा? देखते हैं, 3 - 2 gives us 1/6। यस, y का गेन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, सो आई होप द गेनिंग रेशो कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, शैल वी मूव ऑन? ऑलराइट, अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म बनी 1 जनवरी को। कब बनी? 2015 में। ठीक है, ये कब तक चली? मतलब ये अभी तक चलती आ रही है, लेकिन क्या हुआ, 3 साल बाद ये ना फर्म बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत इसके प्रॉफिट्स हो रहे थे। ठीक है, इसके बढ़ती जा रही थी, ग्रो कर रही थी। लेकिन एक बारी क्या हुआ, 3 पार्टनर्स थे इस फर्म में और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर कर जाता है। तो आपको नहीं लगता कि पहले फर्म को चलाने में इन तीनों की मेहनत लगी होगी? तो जब कोई रिटायर होता है या जिसकी डेथ होती है, आपको नहीं लगता उसकी डेथ या रिटायरमेंट के बाद भी उसको अपना हक मिलना चाहिए उसकी मेहनत की कमाई का? तो उसको हक मिलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स क्लेम अमाउंट। ठीक है, ये है उसका फॉर्मेट। अब आप मुझे ये बताएं, रिटायरिंग पार्टनर, अगर पार्टनर रिटायर हो जाता है तो क्लेम किसको देंगे? ऑब्वियसली उसी पार्टनर को। लेकिन जब कोई डिसीज हो जाता है, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो फिर उसको हम क्लेम कैसे दें? इस केस में किसको क्लेम देते हैं? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी आइटम्स ऐड करी जाएंगी। उसके कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस जो उसको हमने देना है वो, उसका शेयर गुडविल में कितना रहा, उसका शेयर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में कितना रहा, उसका शेयर जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में कितना रहा, और उसको अपने कैपिटल में कितना इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, वो सारी अमाउंट्स आप लिखेंगे और इसका टोटल करेंगे, माइनस क्या करेंगे, अगर उसका कोई शेयर ऐसे ही रिवैल्यूएशन लॉस में है या अगर उसने कोई ड्राइंग्स ली थी जो उसको वापस करनी है तो वो भी माइनस करेंगे। उसको ड्राइंग पे उसको इंटरेस्ट भी देना होता है बेचारे को,
तो वो भी उससे लेंगे, तो उसके खाते में से ये चीजें भी माइनस होंगी। क्या उसके एक्यूमुलेटेड लॉस में कितना शेयर है वो माइनस करेंगे। और अगर उसने कोई फर्म से लोन लिया था जो उसको वापस देना है, तो अभी भी हम उससे वो पैसा लेंगे। ठीक है, जो उसको देना है माइनस वो जो उससे लेना है। तो ये जो बैलेंस आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में, आगे चले। चलो, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो हमने पढ़ा है, लेकिन और हैं इसकी डिटेल्स। जो रिटायरिंग पार्टनर, अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने कहाँ पढ़ा था अभी, एडमिशन में। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स थे जल्दी बताइए। एक तो प्रीमियम मेथड था, एक था रिवैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या था, जब वो क्या लेके आता है अपने साथ, कैश, और ये तब था जब वो कैश अपने साथ नहीं लेके आता। ठीक है, इसमें 2 एंट्रीज पास करते थे, इसमें सिर्फ 1 एंट्री पास करते थे। ठीक है, ये क्विक रिवीजन थी। अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट और डेथ। तो द रिटायरिंग or deceased partner must be provided his share of goodwill because goodwill was raised in the firm due to collective efforts. Obviously सबकी मेहनत से गुडविल आई थी, तो उसको भी अपने हिस्से का गुडविल मिलनी चाहिए। अब हम देने लगे हैं, कैसे कैसे, अब करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो इसमें 2 तरह हो सकता है। When goodwill does not appear in books, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट में गुडविल होती ही नहीं है, और दूसरी तरफ है जब बैलेंस शीट में गुडविल होती है। तो जब नहीं होती उसके 3 हैं रूप। पहला केस क्या है, गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू। गुडविल को आप, जब ना गुडविल होती नहीं है ना, तो हमेशा गुडविल को रेज करेंगे पहले, तो पहले स्टेप में तीनों केसेस में गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिटेन इन बुक्स। पहले नहीं थी, इस वजह से हमने उसको रिटेन कर लिया रेज करके। दूसरा केस आता है गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिटन ऑफ इमीडिएटली। ठीक है, पहले तो हमने रेज करके उसको रिटेन कर लिया, दूसरे केस में रेज करके राइट ऑफ कर लिया, मतलब भगा दिया, गायब कर दिया। अगला आता है गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंड, हम पूरी की पूरी गुडविल नहीं रेज करेंगे, अब सिर्फ जितना शेयर था ना रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का, उस शेयर को हम रेज करेंगे एज गुडविल, और फिर उसको रेज करने के बाद राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब ये सब कैसे करना है आगे देखते हैं। पहला केस क्या था हमारा, गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिटेन्ड इन बुक्स। फर्स्ट यू नीड टू रेज गुडविल एट फुल वैल्यू and credit all partners capital account in old profit sharing ratio। ये है बैलेंस शीट, यहाँ है गुडविल की अमाउंट कितनी, 1 लाख। तो इस केस में देखो, इस केस में एंट्री क्या पास होगी, गुडविल, क्योंकि हमने उसको रेस किया है, और क्रेडिट क्या करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो रिटायर है, डिसीज्ड है, और 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, जिसमें से सी या तो रिटायर हो जाता है या इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, पहले केस में गुडविल टू ए, टू बी, टू सी, 1 लाख को हम तीनों में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, क्या मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो बोला, नहीं, अब चेंज हो चुका है ओल्ड रेशो पे। ठीक है, अगर इनकी ओल्ड रेशो है, मतलब इसके डेथ से पहले या इसके रिटायरमेंट से पहले, अगर वो 3:2:1 थी, तो आप उसी में शेयर करेंगे सब कुछ। ठीक है, दूसरा केस आता है जब गुडविल आप पूरी रेज कर लेते हैं लेकिन राइट ऑफ कर देते हैं। तो फर्स्ट रेज गुडविल एट फुल वैल्यू एंड क्रेडिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये एंट्री तो आएगी। ठीक है, उसके बाद रेज करने की एंट्री आ गई, अब उसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ये देखिए। अब राइट ऑफ कैसे करेंगे, बाय डेबिटिंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड क्रेडिट गुडविल एट फुल वैल्यू। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, देन राइट इट ऑफ बाय डेबिटिंग द रिमेनिंग पार्टनर्स।
अब सी के जाने के बाद कितने रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हमारे पास, ए और बी। इनको तो हमने डेबिट कर दिया, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट किसको करेंगे, देखो आप ना यहाँ पे ऐसी चीज सोचना, अगर डेबिट है पॉजिटिव, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, इसको सीरियसली नहीं लेना, सब सिर्फ समझा रही हूँ, अगर डेबिट है पॉजिटिव और क्रेडिट है नेगेटिव तो प्लस माइनस का इफेक्ट क्या होता है, नील। वैसे ही अगर आपने यहाँ पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे तो क्या गुडविल का कोई इफेक्ट रहा ना, नील हो गया। ठीक है, तो गुडविल हमने पूरी लिखनी है 1 लाख, और इन दोनों में डिवाइड करनी है कौन से रेशो में। क्या मैंने ओल्ड रेशो बोला, नहीं। क्या मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो बोला, नहीं। मैंने क्या बोला, न्यू रेशो, न्यू रेशो। ठीक है, तीसरे केस पे आए, व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंड सिर्फ किस पोर्शन में रेज करनी है, कौन से अमाउंट में रेज करनी है, जितना उसका शेयर था, रिटायर्ड डिसीज पार्टनर शेयर्स, और उसके बाद उसको राइट ऑफ कर देनी है। ठीक है, it is raised to the extent of retired and deceased partner shares and credit his account. For example, अब C का शेयर था, C का शेयर था 1/5। ठीक है, तो टोटल गुडविल कितनी थी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 × 1/5, तो 20,000। तो उसका शेयर कितना है, 20,000। यहां लिखेंगे हम गुडविल टू C 20,000, ये डेबिट है गुडविल, और क्रेडिट क्या है, टू सीज कैपिटल। ठीक है, कितना है, 20,000। ये होगी उसको रेज करने की, टू द एक्सटेंड ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर। अब उसको बारी आती है राइट ऑफ करने की। अब डेबिट क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स एंड क्रेडिट गुडविल। ठीक है, रिमेनिंग कितने रह गए, ए बी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है, गुडविल, तभी तो वो राइट ऑफ होगी ना। 1 + 1 - है, दोनों को करेंगे तो इफेक्ट क्या हो गया हमारा, नील। तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ मैंने किस रेशो में बोला, क्या मैंने यहाँ पे न्यू रेशो में बोला, गुडविल 20,000 थी ना, ए और बी में कौन सी रेशो में बांटेंगे, क्या मैंने न्यू रेशो में बोला, नहीं। मैंने ओल्ड रेशो में बोला, नहीं। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो में बोला, वो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये केस है डेथ रिटायरमेंट का, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। क्या मैंने ओल्ड बोला, ना। न्यू बोला, नहीं। क्या बोला मैंने, गेनिंग रेशो में। ठीक है, ठीक है, ये टर्म्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती थी अगर मैं आपको सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ाती, लेकिन अब मैंने पूरी की पूरी तीनों के तीनों केसेस आपके सामने अलग रख दिए, पूरी किताब खोल के रख दी। अब आप इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब पहला केस था जब गुडविल बुक्स में होती ही नहीं है, लेकिन जब ऑलरेडी है बुक में तो क्या करेंगे हम ना, 2 चीजें देखते हैं। एक, गुडविल जो बैलेंस शीट में दे रखी है, और आज की वैल्यू कितनी है गुडविल की। अब बैलेंस शीट में तो हमने लिखी होगी ना, पहले से गुडविल लिखते आ रहे हैं हमने 1 लाख लिखी होगी। अब उसको हम कंपेयर करेंगे आज की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल से। अगर वो सेम है तो नो एडजस्टमेंट एंट्री, तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो डिफर करती है तो क्या करेंगे, देखो, यू विल डेबिट रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो एंड क्रेडिट रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब पिछले केस में सी का शेयर कितना था गुडविल में, 20,000। तो एज पर दिस एंट्री, when balance sheet value is not equal to current value of goodwill, what we will do, A's capital, B's capital, these will be debited to C's capital. C's capital में कितना आएगा, 20,000, और डेबिट करेंगे किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है, गेनिंग रेशो में। अगर इनकी रेशो है, गेनिंग रेशो है 1:1, तो यहाँ भी 10,000 आ जाएगा और यहाँ भी 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये गेनिंग रेशो है। कौन सी रेशो में करना है, बस आपको ध्यान रखना है, गेनिंग रेशो में। आगे चलते हैं। अब बात आती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब कोई भी केस हो बच्चों, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, आपको अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि पार्ट है बैलेंस शीट का, आपको रीवैल्यू करना पड़ता है, सो दैट कहीं वो ओवर वैल्यू ना हो जाए या वो अंडर वैल्यू ना हो जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया था। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चीजें लिखेंगे, यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव चीजें लिखेंगे। ठीक है, बस एक आइडिया दे रही हूँ।
पॉजिटिव कैसे, अगर आपके एसेट्स बढ़ जाएं तो यहाँ, लायबिलिटीज कम हो जाए यहाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो यहाँ, और इसके विपरीत अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो यहाँ, लायबिलिटी बढ़ जाए तो यहाँ, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ आए तो यहाँ। ठीक है, फिर जहाँ बैलेंस बचता है, अगर ये तीनों अमाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू दीज 3 अमाउंट्स, तो बैलेंस ऑब्वियसली यहाँ बचेगा। तो मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इनकम से, तो ये है हमारा लॉस। तो बाय लॉस विच इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो। और सिमिलरली अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको भी पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमारी लास्ट चीज है एडजस्टमेंट। लास्ट चीज है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब जितने आप सालों से मेहनत कर रहे थे उसके हिसाब से जितने प्रॉफिट्स और लॉस एक्यूमुलेट होते हैं, अब वो भी तो आपको देने पड़ते हैं ना। तो बैलेंस शीट हैज ईदर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कहाँ लिखे जाते हैं बच्चों, कहाँ लिखे जाते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक हेड है जिसमें सरप्लस में हम लिखते हैं। ये सारे के सारे या प्रॉफिट है या लॉस है, देखो तीनों की मेहनत है। जितने पुराने पार्टनर्स है ना, उन सब की मेहनत का नतीजा है। दे आर रिजल्ट ऑफ efforts of all the partners, hence it must be distributed to all partners in old profit sharing ratio। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, he shall receive interest। ठीक है, he shall receive interest at the rate 6%। अगर उसके पास बैलेंस, मतलब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी देंगे, तो उसके पास क्या हक होता है? इंटरेस्ट रिसीव करने का 6% टिल हिज पेमेंट इज सेटल्ड। अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये नहीं वो लेना चाहता तो दूसरा ऑप्शन क्या है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन कैपिटल रेशो। इन विच रेशो? इन कैपिटल रेशो। अगर ए है, बी है, सी है, ए ने कैपिटल लगाई 1 लाख की, बी ने लगाई 2 लाख की, सी ने लगाई 3 लाख की, तो इनकी कैपिटल रेशो, क्या मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला ना, मैंने कैपिटल रेशो बोला 1:2:3 है। तो उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं मिलेंगे, किस रेशो में मिलेंगे? कैपिटल रेशो में। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, उसके बाद हमने डेथ, रिटायरमेंट पढ़ा, सारा पढ़ा, उसके सारे के सारे फीचर्स पढ़े, सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी। एक और बात यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्लास में ना मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, जहां मैंने आपको बोला था कि पार्टनरशिप डीड क्या बनानी जरूरी है। मैंने बोला था नो, बट द आंसर इज यस। पार्टनरशिप डीड आप बनाएं, लेकिन क्या है इसमें ट्विस्ट, या तो वो ओरल फॉर्म में हो सकती है या वो रिटन फॉर्म में हो सकती है। अब क्या चीज जरूरी नहीं है पार्टनरशिप में? दैट इज इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो दिस वाज अ स्मॉल मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी एंड माई अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट प्लीज इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। डीड ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, रिटन में हो सकती है। क्या चीज जरूरी नहीं है? उसकी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई। सो थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लेना। एंड विद दिस कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।